फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 अक्टूबर मनाया जाता है एज अ गांधी जयंती, लेकिन इंटरनेशनली 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मीन नॉन वायलेंस की जो वो थी डॉक्ट्रिन, सिद्धांत जिसने दिया था, वो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और 2 अक्टूबर को सिर्फ महात्मा गांधी का जन्म नहीं हुआ था, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। अब पहली बात, कल दोनों दोनों पर्सन जो है, दोनों जो व्यक्ति है हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो बेटा वो लॉ करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, वहां से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके फादर जो थे वो दीवान थे वहां पे नियर बाई कोर्ट में, और उन्होंने लॉ की जो पढ़ाई है वो वहां से की, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से वो बैरिस्टर बन के सबसे पहले साउथ अफ्रीका गए। वो इंडिया आने वाले थे बट वो साउथ अफ्रीका गए एक केस के तहत, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहला जो सत्याग्रह था, ठीक है, पहला सत्याग्रह उन्होंने वहां पर स्टार्ट किया कि साउथ अफ्रीका में जो हमारे इंडियन ओरिजिन के पर्सन वहां पे काम कर रहे थे, इंडियंस, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। ठीक है। भेदभाव कैसा हो रहा था कि उन्होंने एक पोल टैक्स पास किया था और एक कानून बनाया था कि जो भी इस लॉ के अकॉर्डिंग शादियां नहीं हुई हैं वो इलेजिटिमेट है। मतलब क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग जो शादी हुई है वो कानूनी है, जो क्रिश्चियन लॉ के अगेंस्ट शादियां हुई हैं वो कानूनी नहीं है और वो इलेजिटिमेट होंगी। मतलब उनकी जो फैमिलीज है जिन्होंने शादी की है, जैसे कि हमारे इंडियन ओरिजिन के पीपल है, दे आर नॉट क्रिश्चियन, तो वो हिंदू ओरिजिन के थे, वो अपने हमारे जो हिंदू कल्चर है उसके हिसाब से शादियां हुई हैं। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि जो अदर देन क्रिश्चियन फेथ के रिलीजन के कोड के अकॉर्डिंग शादियां नहीं हुई हैं वो इलीगल घोषित कर दी गई। पहली बात तो ये। दूसरा, वहां पर जो ब्लैक पीपल थे वहां पे ब्लैक और व्हाइट वाला बड़ा गैप था, मैंने बताया था तुम्हें, थर्ड क्लास वाला। तो उन्होंने उसके खिलाफ सत्याग्रह, जो पहला सत्याग्रह था वहां पे किया, और फिर वहां की जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है वो मान गई बात। क्यों मान गई बात? क्योंकि वो बैरिस्टर थे। ठीक है। बैरिस्टर थे। लॉ जो है दैट इज अ वेरी पावरफुल वेपन, और वो लॉयर थे। और जितने भी फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं मोस्टली वो सभी लॉयर रहे हैं। ठीक है। फिर वो आते हैं इंडिया। इंडिया में सबसे पहले उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि पहले तुम 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, तब तुम अपना राजनीति में कदम रखना। वो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी थे। फिर उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण में बुलाया जाता है राजकुमार शुक्ला के द्वारा। राजकुमार शुक्ला वहां पर एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उनको चंपारण में बुलाया कि यहाँ पर हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है और इंडिगो प्लांटर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उन्होंने पहला सत्याग्रह जो इंडिया में उनका एक्सपीरियंस है नॉन कोऑपरेशन का, वो यहाँ पर चंपारण मूवमेंट में रहा 1917 में। फिर 1917 हाँ 1917 में, 1918 में खेड़ा में, अहमदाबाद में जो उनके मूवमेंट रहे हैं वो भी सफल रहे। मिल स्ट्राइक रही है अहमदाबाद में, खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो एक के बाद एक जो है उनके जो उन्होंने स्टार्ट किया, लाइक कि हमारे यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन इंडिया में एक के बाद एक सफल होते जा रहे थे, और धीरे धीरे उनको यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलने लगा महात्मा गांधी को। और फिर सबसे बड़ा जो महात्मा गांधी का मास मूवमेंट रहा वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उनका क्यों रहा था? जलियांवाला बाग वाला केस रहा था, उसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने 1930 में दांडी मार्च लॉन्च किया। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही एक तरह से क्या हो गया था कि अब तो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने करो या मरो का, डू और डाई का नारा दिया था। उसके बाद हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। लेकिन महात्मा गांधी को सिर्फ आजाद भारत में केवल और केवल सिर्फ 4 महीने जीवित रहने दिया था। ठीक है।
जो इशू था वो अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्यों उनकी डेथ हुई थी, क्यों मारा था, वो बहुत सारी चीजें हैं आसपास। बट उसमें एक चीज ये थी कि ही वांट्स अ यूनाइट इंडिया, ही वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो पार्टीशन इंडिया का चाहते नहीं थे कभी भी, ठीक है। मोस्टली पीपल आर इन सपोर्ट, मोस्टली पीपल आर इन अगेंस्ट, लेकिन वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। ही वांट्स यूनाइट इंडिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंडिया यूनाइट रहेगा तो कोई हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा, वी विल बिकम सुपर पावर। लेकिन अगर हम एक बार पार्टीशन हो जाता है इंडिया का, तो वी विल नॉट बिकम सुपर पावर, ठीक है। हम सुपर पावर नहीं बन पाएंगे और यूके और यूएस और अदर कंट्रीज जो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था, कुछ रेवेन्यू को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी कि पाकिस्तान को कितने पैसे देने, क्योंकि पाकिस्तान जो है पार्टीशन हो गया था। अब महात्मा गांधी ने क्या किया था कि उस समय पाकिस्तान को रेवेन्यू जो हमारे में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो पाकिस्तान को ज्यादा दिलवा दिया था, ठीक है। उससे कुछ लोगों को, जो कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट पीपल हैं, उनको क्या हो गया था, उस बात से प्रॉब्लम हो गई थी कि इनको क्यों ज्यादा पैसे दिलवा दिए। बट बेसिकली व्हाट ही वांट्स इज, उनका था कि कुछ भी अब इसके बाद, क्योंकि इतना ज्यादा मैसेकर पीपल का हो गया था, इतना ज्यादा नरसंहार हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया में, कि उस समय बहुत लोग मारे गए थे। ही वांट्स कि ऐसा ना हो, नॉन वायलेंट चीजें रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इनको दे दो, इनको ज्यादा चाहिए, तो ठीक है उसको दिलवा दिया। उसके बाद नाथूराम गोडसे ने उनको दिल्ली में वो बिरला मंदिर पे पूजा करने के लिए जा रहे थे, वहां से जब वो वापस में आए थे, उसने उन्हें गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो हमने आजाद इंडिया में उनको सिर्फ 4 महीने जीवित रहने दिया, हमने उन्हें सांस भी नहीं लेने दी, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं यूथ को समझ आनी चाहिए कि आप किससे अपना आइडल मान रहे हो। आप एक गन जो भी वायलेंस करते हो उसको अपना आइडल मानते हो, या आप उस पर्सन को अपना आइडल मानते हो जो लोगों की जान बचाने में अपना जीवन जितना अपने देश के लिए दे दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। इनके जन्म का ईयर अलग है, इनके जन्म का ईयर अलग है, सेम ईयर में इनका नहीं हुआ था। और हाँ, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में, जिसका 2 अक्टूबर 1904 में इनका हुआ था वाराणसी मुगल सराय में। ये शास्त्री इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है, एक उपाधि होती है बेटा शास्त्री, जो पढ़ लेते हैं एक उपाधि होती है, उसको शास्त्री की उपाधि दी जाती है, तो इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जस्ट आफ्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ वॉर छिड़ गया था, वॉर चल रहा था, और वॉर में कोई भी जीता नहीं, ठीक है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला वॉर में। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां से ताशकंद बुलाया गया था, अ, इसकी जो समझौता होना था ताशकंद में, पाकिस्तान को और इंडिया को। कौन मिडिल मैन बना था उसमें, रशिया मिडिल मैन बना था, ठीक है। और उसमें वहां पर से अगले दिन खबर आती है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया है हार्ट अटैक से, ठीक है। उन्होंने रीजन बताया कि हार्ट अटैक से निधन हुआ है, लेकिन अभी तक भी ये बहुत रहस्यमय है कि हार्ट अटैक से नहीं हुआ था, किसी और वजह से हुआ था। और बेसिकली क्या है कि उनका असैसिनेशन हुआ था, उनको वहां मारा गया था, ठीक है। हाँ, पॉइजन दिया था या कुछ। लेकिन हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि उनकी डेथ वहां पे रास्ते में हो जाती है, कोई कमेटी नहीं बैठती, कोई इंक्वायरी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, उसके बाद बाकी लोगों को पता था, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि फिर उसके बाद कौन बनता है प्रधानमंत्री, थर्ड प्रधानमंत्री, और इंडियाज फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल रीजन है कि लाल बहादुर शास्त्री की किस तरह से उन्होंने किया, कैसे किया, ये नहीं पता। बट दिस इज 2 अक्टूबर इज रिमेम्बरेंस फॉर टू ग्रेट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हमारे कंट्री की हिस्ट्री में दो जो महान नेता रहे हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये हमारी यूथ को पता होना चाहिए
आज के टाइम में आप इनके जैसा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते जो सेक्रीफाइस ये लोग करके गए हैं। ठीक है, अपनी छोटी सी उम्र से ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी कंट्री को दे दी। ठीक है, सभी ने, महात्मा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, दोनों ने ही अपनी जिंदगी पूरी अपने देश को दे दी। ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर इनका रहन सहन देखो, महात्मा गांधी जी का रहन सहन देखो, एक ही चीज में बिलीव करते थे, एक ही चीज इनमें कॉमन है, बाकी चीजें भी कॉमन है, सादा जीवन उच्च विचार, ये बहुत सादे रहते थे। और आज के नेता देख लो तुम, उनके 2-2 लाख के तो सूट होते हैं, है ना। तो ये चीज है, दैट्स वाई आपको 2 अक्टूबर के बारे में पता होना चाहिए। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2 अक्टूबर 1904 को बेटा इनका भी जन्म हुआ था, और हम कंबाइनली दोनों की जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर के रूप में। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया में बेटा 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है, ओल्डर कौन होंगे? बुजुर्ग लोग, ठीक है, वृद्धजन। तो हमारे जो ये वृद्ध पॉपुलेशन है बेटा, 104 मिलियन पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे वृद्ध। और प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे ही सीनियर सिटीजन होने लगते हैं तो उन, एक तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पर, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं उनके, फाइनेंशियल में यही आ जाएगा, डिपेंडेंट में हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, और लोनलीनेस और ये सारी चीजें उन्हें फील करनी पड़ती है। और अब तो एक और कल्चर आ गया है कि वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दो, है ना। तो दिस काइंड ऑफ कंसर्न्स आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल, ये ओल्ड पीपल, जो ओल्ड पर्सन होते हैं। तो बेसिकली क्या है बेटा, हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्कीम है, और बहुत सारी उन स्कीम्स में से मैं कुछ नाम बता रही हूँ जो हमारे वृद्ध जनों के लिए चलाई गई। हाँ, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, हालांकि देखो इतना डीप में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, राष्ट्रीय वयोश्री योजना aims at providing aids and assistive living devices, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज। और बेटा हमारे यहाँ पे ओल्ड एज में पेंशन का सिस्टम भी है। ठीक है, हमारा जो बेसिकली कंट्री का, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर स्टेट मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा जो सर्वोपरि है वो हमारे सिटीजन हैं, उनका वेलफेयर है। ठीक है, दैट्स वाई ओल्डर पॉपुलेशन के लिए भी हमने स्कीम चलाई हुई है, और उसमें बेटा ओल्ड पेंशन का भी है। ओल्ड पेंशन क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है, कुछ फैमिलीज में ऐसे होता है, एक तो कुछ ओल्ड पीपल जो होते हैं उनके ऐसे होता है कि चिल्ड्रन नहीं होते, किड्स नहीं होते उनको देखने के लिए, उनके लिए ओल्ड पेंशन। और ओल्ड पेंशन इसलिए भी होता है कि एक तरह की उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, सो दैट कि वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अच्छे से भी होना चाहिए। ठीक, और दूसरा है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, बस दिन दिन याद रखना कि कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए विश्व के महाद्वीप का क्या नाम है? विश्व के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है? तो हमारी कंट्री में कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट कितने हैं? मैंने पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारी कंट्री में? सॉरी, नॉट इन द कंट्री, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं? अगर ओशन की बात करें तो कितने ओशन हैं और कितने कॉन्टिनेंट हैं? 5 ओशन है, 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? चलो, एशिया, एरिया वाइज देखते हैं, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कितने हो गए? हाँ, आगे बताओ, साउथ अमेरिका के बाद यूरोप। हाँ, यूरोप बेल्ट, यूरोप इज समथिंग हमने वो ओरिजिनेट किया, यूरोप ही बोलते हैं, यूरोप। ये मुझे बाद में पता चला कि हम भी गलत ही बोलते हैं, यूरोप, यूरोप इज नॉट करेक्ट, यूरोप, यूरोप। ठीक है,
यूरोप और क्या हो गया, क्या बचा अभी? अभी क्या बच रहा है? ऑस्ट्रेलिया और एक और रह गया बेटा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली क्या है, 7 कॉन्टिनेंट है। अब 8वां कॉन्टिनेंट खोजा गया है और ये बहुत बड़ी खोज है। 8वां कॉन्टिनेंट कहाँ खोजा गया, देखो इंडिया से लो, यहाँ से जीलैंड, जीलैंडिया। अब मैं बता रही हूँ कि किस किस ओर है, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए किस ओर है। बता तो रही हूँ, देखो। बेसिकली क्या है, अभी जो कुछ साइंटिस्ट हैं और जियोग्राफर हैं, 2017 से ही वो इस डिस्कवरी को लेकर बहुत ज्यादा खोज कर रहे हैं, बहुत मतलब इसमें एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कोई दावा किया जाता है तो आप वो दावा सिर्फ बातों से नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रूव। साइंस में या ज्योग्राफी में यू हैव टू प्रूव समथिंग। ठीक है, इवन इन हिस्ट्री, बट हिस्ट्री में तो वही है, फैक्ट तोड़ मरोड़ के बता देते हैं, लेकिन इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज ऑल्सो साइंस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड साइंस। तो बेसिकली क्या हुआ था, 2017 से ही इसके बारे में खबर आई थी कि एक 8वां महाद्वीप जो है वो अंडर सी है, पानी के नीचे है। ठीक है, न्यूजीलैंड वाला जो पार्ट है वो आइलैंड ऊपर है और उसका बाकी जो पार्ट है वो नीचे दबा हुआ है। ठीक है, इसका एक्सप्लोरेशन हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही खोखला मतलब यही कर दिया दावा कि है नहीं, उन्होंने जाके देखा वहां पे पर्टिकुलर कि है, सबमर्ज है वहां का एरिया। तो वहां पे जब खोज हुई तो ये पता चला कि ये जो न्यूजीलैंड है ये तो ओनली 2-3% पार्ट है इसका, जो मेन बॉडी है, जो मेन वो है लैंड मास, वो तो नीचे दबा हुआ है, तो पानी के नीचे है। ठीक है, ये 2% या 3% पार्ट जो न्यूजीलैंड का हमें विजिबल होता है, ये सिर्फ न्यूजीलैंड है, और जो बड़ा लैंड मास है वो नीचे दबा हुआ है। दैट इज नोन एज द 8th कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और अभी साइंटिस्ट ने कहा है कि ये विश्व का 8वां महाद्वीप है जो कि पानी के नीचे है। हाउ इज दैट पॉसिबल? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। क्या? उसके नीचे कोई रहता नहीं है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कि ये जमीन नीचे दब गई पानी के, इसके ऊपर पानी पानी आ गया, और बस थोड़ा सा पार्ट जो है जो ज्यादा ऊंचा होगा वो दिखता है, कौन सा? न्यूजीलैंड, ये वाला, ये जो यहाँ आइलैंड है, न्यूजीलैंड वाला। ठीक है, तो ये वाला आइलैंड जो है बस ये दिखाई देता है, ये। और यहाँ पे यहीं पे पॉपुलेशन रहती है, यहीं पे लोग रहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास है न्यूजीलैंड, और इसका नाम क्या रखा गया है? जीलैंडिया, नियर बाई न्यूजीलैंड। ठीक है, जीलैंड या जीलैंडिया, ठीक है, इसका नाम रखा गया है। और ये 8वां महाद्वीप माना जाता है विश्व में। ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि खोजा गया है। और आश्चर्य की बात यह है, अच्छा हुआ कैसे होगा, मतलब इफ यू थिंक कि कैसे पानी के नीचे दब गया, थिंक। हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, ये एक टाइम पे ग्लोबल कूलिंग के पीरियड में थी। कूलिंग का मतलब कि एक सिनारियो हुआ था जिसमें कि एक बहुत मतलब बहुत सारे जो वल्केनिक इरप्शन हुए थे उनकी वजह से क्या हुआ था, सनलाइट ब्लॉक हो गई थी। सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, जब सनलाइट नीचे नहीं आएगी तो नीचे तो ठंड हो जाएगी। तो उसकी वजह से एक ग्लोबल कूलिंग वाला पीरियड चला कि जब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे चला गया था। अब टेम्परेचर नीचे जाने की वजह से हमारे यहाँ पे सब जगह आइस शीट जम गई थी। ठीक है, ग्लेशियल पीरियड स्टार्ट हो गया था। ग्लेशियल पीरियड मतलब बर्फ से जम गया था सब कुछ। फिर जैसे ही वो ग्लोबल पीरियड कूलिंग वाला पीरियड खत्म हुआ, और तुम्हें याद हो कि एस्ट्रॉइड्स हमारे यहाँ के गिरे, एस्ट्रॉइड्स मतलब उल्का पिंड जिन्हें कहते हैं, जो आसमान से आके गिरे।
उनकी वजह से। और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, वो ग्लेशियर पिघल गए, ग्लेशियर पिघल गए, मेल्टिंग होने लगी। जैसे ही वो मेल्ट हुए, जो ओशन है उनका जो पानी है वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और जो आइलैंड, जो सबमर्जेंस है वो वहां पे स्टार्ट होने लगा। तुम्हें पता, प्लेट प्लेट टेक्टोनिक मैंने बताया, प्लेट आपस में टकराती रहती है, मूव करती रहती है। एक कारण प्लेट टेक्टोनिक भी है कि वो सबमर्ज हो गया, शायद ये पैसिफिक प्लेट से इतना जोर से टकराया कि नीचे दब गया है, थोड़ा ही पार्ट ऊपर आया। और एक और रीजन ये भी हो सकता है कि आइसेज हुई, पानी सी लेवल राइज हुआ, मतलब समुद्र का जो पानी का स्तर है वो बढ़ा और उसकी वजह से ये नीचे दब गए। जैसे कि मैं इंडिया के बारे में बताऊं, इंडिया की ये वाली कोस्ट जो है ना बेटा, ये दबी हुई है हमारी। इंडिया की ये वाली कोस्ट, अगर इंडिया का मैप, अगर ये कोस्ट दबी हुई ना होती तो हमारा इंडिया इतना बड़ा होता, पता है तुम्हें? ये नीचे कोस्ट, मुंबई वाली कोस्ट जो है ये दबी हुई है। कैसे? फॉल्ट क्रिएट हुआ है, टूटा है ये, और ये ऐसे स्लाइटली दब गया है, ठीक है। तो ये वाली साइड दबी हुई है हमारे इंडिया की, इसलिए बस इतना पार्ट विजिबल है। तभी तो सबसे ज्यादा बीच इस वाले एरिया में है। बीच, सबसे ज्यादा बीच। हाँ, हाँ, गोवा मुंबई सब इसी जगह पर तो है, तो सबसे ज्यादा बीच इसी साइड तो है। कहाँ बीच नहीं होते? जब बेटा यहाँ पे जमीन ही नहीं होगी तो यहाँ पे बीच भी नहीं है। इस कोस्ट पे बीच कम है, इस वाली कोस्ट पे बीच कम है, यहाँ पे बीच ज्यादा है। तो दिस इज द रीजन कि न्यूजीलैंड जो के पास जो है ये 8वां महाद्वीप खोजा गया है, ठीक है। हाँ, तो दूसरा साइड ऊपर उठा, यहाँ पे पहाड़ियां हैं बेटा, ये उठी हुई, इसका नाम है वेस्टर्न घाट। ये हुआ था, ये दबा तो ये ऊपर उठ गया, मतलब फॉर इंस्टेंस ये नीचे आया तो कुछ समथिंग, हाँ, वो ऊपर आ गया। तो जो ऊपर आया है ना, वो वेस्टर्न घाट आ गए। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं वेस्टर्न घाट में, जैसे महाबलेश्वर हो गया, बहुत सारी पहाड़ियां हैं इस ओर में, तो वो है कर्नाटका तक। तो ये रीजन है, और इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हाल ही में चर्चित पनडुब्बी सबमरीन हाईकून का संबंध किस देश से है? ताइवान ने अभी एक पनडुब्बी लॉन्च की है जिसका नाम है हाईकून। और ये जो पनडुब्बी है इसके बारे में थोड़ा सा और बता दी हूँ, बाकी तो नाम ही पूछेंगे, हमें नाम पता ही है। ज्योग्राफी बहुत अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर पढ़ो तो इंटरेस्ट के साथ। पर ये है, आजकल बच्चों को पढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम ये है सारी। बच्चों को आजकल पढ़ना नहीं है, बच्चों को चाहिए एंटरटेनमेंट, और उसके साथ साथ बस मोटिवेशनल वीडियो। अच्छा, तुम ये बताओ, सी लिसन, किसी पर्सन को भूख लग रही है, उसे मैं खाने की बजाय ये कह दूं कि तू मोटिवेशनल वीडियो देख ले कि कुछ नहीं होता खाने में, खाने में क्या रखा है, एक दिन सबको मर जाना है ना। तो अगर मैं उसे वो मोटिवेशन वीडियो दिखाऊं तो क्या उसको पेट भर जाएगा? नहीं ना, पेट तो खाने से भरेगा। अब इसी चीज को मैं इस कंटेक्स्ट में कह रही हूँ, मैं बच्चे को ये बोलूं कि बच्चों पढ़ो मत, यहाँ मत आओ, घर पे बैठ के संदीप माहेश्वरी की या किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, ठीक है, तुम पास हो जाओगे एग्जाम में। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो बच्चे ये क्यों नहीं सोचते कि दे हैव टू कम टू द क्लास, दे हैव टू स्टडी, और आफ्टर दैट दे विल गिव एग्जाम। बच्चे क्यों नहीं पास होते हैं, बाद में ब्लेम करते हैं, क्यों नहीं होते हैं, पता है तुम्हें? यही रीजन है कि बच्चे सोचते हैं क्यों क्लास जाना या क्या करना, हो जाएगा, चल जाएगा, फोन पे वॉच टाइम ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीज, अपने को टाइम नहीं दे रहे, क्लास में टाइम नहीं दे रहे। और जो ये चल रहा है ना चलन के, वो देख लिया कि अभी आईएएस उतरा है गाड़ी में से, वो वीडियो देख ली कि कोई आईएएस ऑफिसर गाड़ी में से उतरा है कि आईएएस बनने के बाद तुम्हारे पास कितनी पावर होगी, वो वाली वीडियो तुम देखते रहो, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, उन वीडियो को देखने से तुम आईएएस थोड़ी बन जाओगे, बैठना पड़ेगा अकेले उस फोन को अलग छोड़ के, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि हम मोटिवेशनल वीडियो देख के, अदर वीडियो देख के पास हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं भी यहाँ पे 4 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ तुमको खड़े होके कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने माइंड को फोकस रखो, वहां करो। अरे वो फोकस तभी तो तुम बैठ के पढ़ोगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं 4 घंटे 5 घंटे कुछ भी कह दो तुम्हें,
मैं भी संदीप माहेश्वरी बन जाऊंगी 2 मिनट में। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है, कोई पास नहीं होने वाला ऐसे जब तक एग्जाम के लिए खुद नहीं पढ़ोगे। हाँ, तो ताइवान में बेसिकली ये इनके यहाँ पे ही बनी है इंडिजिनियस सबमेरिन। ठीक है, ये इंडिजिनियस सबमेरिन बनी है। इंडिजिनियस का मतलब होता है बेटा घरेलू, मतलब इन्होंने अपनी ही कंट्री में ये बनाई है। तो इंडिजिनियस सबमेरिन जिसका नाम हाईकून है, ये इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के प्रथम कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ बेटा? कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। एंड व्हाट इज द कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी जो है ये हम उसमें पढ़ते हैं हमारे ज्योग्राफी में। हाँ ठीक है, कार्टोग्राफी बेसिकली क्या है? नक्शा बनाना। ठीक है, यानी कि कार्टोग्राफी तुम्हें नाम सुनते ही लग रहा होगा अजीब है, इट्स अ मैप मेकिंग। ठीक है, जब मैप बनाते हैं किस तरह से बनाना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें कार्टोग्राफी में आती है। तो पहला कार्टोग्राफी जो है ये संग्रहालय म्यूजियम है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ये लॉन्च हुआ है और ये उत्तराखंड में अभी लॉन्च हुआ है। इसका नाम है जॉर्ज जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट वही हैं जिनका जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। माउंट एवरेस्ट जो है तुम्हें बताइए, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो एक तरह से ऊंचाई है, हिमालयाज में सबसे ऊंची चोटी जो माना जाता है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो खोज है और उसके बारे में जो कलेक्शन किया था, डिस्कवरीज जो की थी, वो जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी, उन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट अभी ईरान ने लॉन्च किया है बेटा। ये एक काइंड ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट है और ये अभी ईरान में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को मनाया जाता है इन ईच ईयर। और वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑल अबाउट द हेल्थ ऑफ योर हार्ट। ठीक है, आपका हार्ट, उसकी हेल्थ कैसी है, उस सारी चीज को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए विश्व हार्ट डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं आज 29 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड की हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन मिली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। इट मींस कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व में सबसे कह सकते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग। ठीक है, कि इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो ये वाली यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो अभी बेटा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये जारी हुआ है और इसके तहत ये हमारी जो कंट्री है वो 14th स्थान पर है, 14th स्थान पर। इनोवेशन बेसिकली क्या होता है कि आप कोई चीज इनोवेट कर रहे हैं। जैसे कि हम बल्ब की बात करें, पहले बल्ब आते थे वो वाले, कैसे वाले बल्ब आते थे? येलो वाले, येलो फिलामेंट जिसमें होती थी, बल्ब होते थे। ठीक है, ये सीएफएल वगैरह तब नहीं था। फिर वो उन बल्ब से हमें क्या लगा कि भाई ये वाले बल्ब जो हैं ये तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा बिजली लेते थे वो वाले बल्ब एज कम्पेयर टू दी सीएफएल। तो फिर क्या हुआ, किसी ने इनोवेट किया, इनोवेट किया, इनोवेट मतलब था वो बल्ब ही, बल्ब में ही कुछ और उसने ऐड ऑन कर दिया, कुछ उसे सुधार दिया कि उसने सीएफएल बना दिया कि अच्छा बल्ब ज्यादा ले रहा है नॉर्मल बल्ब, तो सीएफएल कम बिजली लेगा इसलिए सीएफएल बना दिया। सेम ऐसे ही तुम इनोवेशन के टाइम पे तुम देखोगे कि नोकिया था पहले, कितना मोटा सा फोन आता था नोकिया, काफी बड़ा होता था, भारी होता था, उसकी बैटरी भी काफी बड़ी होती थी। ठीक है, नोकिया होता था। अब नोकिया नोकिया था, उसके बाद तभी तो ये वाले स्मार्टफोन बन पाए। अगर पहले नोकिया नहीं बनता तो ये स्मार्टफोन कैसे बनते? है ना, ये क्वेश्चन है। क्यों? फिर क्या किया, उसमें इनोवेशन होता चला गया, फिर नोकिया में कैमरा आ गया,
फिर कैमरे के बाद उसमें वो धीरे धीरे उसका जो साइज उसका कम करने लगे। साइज करने के बाद एक टाइम पे हमारे पास छोटे छोटे आए जिसमें एक कैमरा आता था और वो आते थे बटन। फिर उसके बाद धीरे धीरे बटन भी थे और कुछ टच स्क्रीन इंट्रोड्यूस की। एंड आफ्टर दैट वो पूरी तरह से टच स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो ये इनोवेशन होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग कोई भी वो है ऑब्जेक्ट, उसमें ही कुछ सुधार करके उसे और डुएबल बना दो और इजियर बना दो, उसे कहते हैं इनोवेशन। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बेटा हमारी कंट्री का जो स्थान है दैट इज 40। ठीक है, 40वें स्थान पर हमारी कंट्री ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आती है। और तुम्हें पता ही है बेटा, जो हमारे चंद्र उसकी बात करते हैं हम अपने चंद्रयान की, तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था इसरो ने कहा है कि वी आर प्राउड टू से दैट 95% जो चंद्रयान में हमने सामान यूज किया है वो सब हमारी कंट्री के अंदर बना हुआ है। यानी कि सारा जो सामान है वो जो इस चंद्रयान में लगा था वो विद इन द कंट्री बना है। विद इन द कंट्री का मतलब इंडिजिनियस पार्ट्स बने हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो दिस इज डन।